नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज एसएससी जीडी का सेट नंबर दूसरा सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, जीके की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसका सेट नंबर जो हमारा दूसरा है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे, उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। जिस प्रकार के आपके परीक्षाओं में इस समय प्रश्न बन रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्नों का संकलन हमने यहाँ पर किया हुआ है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। चलिए तो देख लेते हैं हमारा जो आज का पहला प्रश्न है उसकी ओर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। जी हाँ, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि उत्तरी ध्रुव की खोज जो है किसने की थी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे इसके राइट आंसर की, जो कि उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, ये की थी रॉबर्ट पियरे ने। यानी ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, रॉबर्ट पियरे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई और भी जो जानकारी है जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ भौगोलिक खोजों से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। आपसे पूछ लेगा कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की, तो रॉबर्ट पियरे हो जाएगा। अगर बात कर लेंगे दक्षिणी ध्रुव की तो एमंडसन, याद रखिएगा एमंडसन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। सौरमंडल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो कॉपरनिकस ने, याद रखिएगा कॉपरनिकस ने। अगर बात कर लेते हैं ग्रहों की गति का नियम जो दिया था ये केपलर ने। तो यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि ग्रहों की गति का नियम जो किसने दिया था, तो ये दिया था केपलर ने। अगर बात करते हैं भारत की खोज, तो ये भारत की खोज की थी आपकी वास्को डी गामा ने। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे अमेरिका की खोज, तो ये की थी आपकी कोलंबस ने। तो चलिए आगे देख लेते हैं हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसकी ओर। तो ये आपको कुछ भौगोलिक खोजें जो कि आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में किया गया था। यानी जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी आपकी 483 ईसा पूर्व, तो उसकी जो अध्यक्षता थी किसने की थी, तो ये जो शासनकाल में की गई थी आपकी, तो ये की गई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। याद रखिएगा उस समय जो शासक थे आपके अजातशत्रु थे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इससे जुड़े हुए जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट काफ़ी बार एग्जाम में जहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बौद्ध संगीतियों से ज़्यादातर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सारी बौद्ध संगीति हम लोग देख लेते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। और किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। अगर आपसे बात करें कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई, तो 383 ईसा पूर्व। तो ये कब हुई थी, तो ये शासक था कालाशोक, याद रखिए कालाशोक के शासनकाल में ये आपकी द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। अगर बात कर लेते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की, तो ये आपकी 255 ईसा पूर्व और अशोक के शासनकाल में। याद रखिएगा काफ़ी बार पूछा कि तृतीय जो बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई, तो अशोक के शासनकाल में। अगर बात कर लेते हैं चौथी बौद्ध संगीति की, तो ये प्रथम शताब्दी के आसपास हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। याद रखिए कनिष्क के शासनकाल में। तो यहाँ से काफ़ी बार आपके जो प्रश्न है रिपीट होते रहते हैं, तो आपको ये याद रखना है। और यहाँ से जुड़े हुए आपके शहर भी जहाँ जहाँ पर इनका आयोजन किया गया, तो उनको भी आपको याद कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी जो पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राजतरंगिणी की अगर हम लोग बात करेंगे तो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई। याद रखिए कल्हड़ के द्वारा ये पुस्तक लिखित है। चलिए आगे देख लेते हैं, इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो कुछ प्रमुख पुस्तकों को हम लोग देख लेते हैं जो कि ज़्यादातर एग्जाम में आपके पूछी जा चुकी हैं। तो आपसे पूछेगा कि राजतरंगिणी किसने लिखी है, तो कल्हड़ के द्वारा। अगर बात करें अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी किसने लिखी थी, तो पाणिनि। याद रखिएगा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, हमने यहाँ पर वही सिलेक्ट प्रश्न किए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। अगर बात कर लेते हैं कल्पसूत्र, जी हाँ काफ़ी बार पूछा जा चुका। कल्पसूत्र के लेखक कौन है, तो आपके भद्रबाहु हो जाएंगे। अगर बात करेंगे मनुस्मृति की, तो इन्होंने मनु ने लिखी है। याद रखिएगा मनु ने। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं भारत में पहली जनगणना जो है किसके शासनकाल में हुई थी। तो जनगणना से आपके जो परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। याद रखिएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगर नियमित जनगणना की बात करें, तो भारत में जो नियमित जनगणना की शुरुआत की थी, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू हुई थी। याद रखिए नियमित की अगर बात करें तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। चलिए इसके पॉइंट जुड़े हुए हम लोग देख लेते हैं जो इस प्रश्न से संबंधित हैं।
तो यहाँ 2011 की जनगणना से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछ लेगा भारत में पहली जनगणना 1872, याद रखिएगा 1872 में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। पहली नियमित जनगणना की बात कर लेते हैं तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। तो आपसे पूछ लेगा कि पहली नियमित जनगणना कब हुई, तो 1881 में, और किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश। अगर जनसंख्या की दृष्टि के आधार पर हम लोग बात कर लेते हैं सबसे छोटा राज्य, तो सिक्किम सबसे छोटा हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपका गोवा। अगर बड़े राज्य की बात करें तो आपका हो जाएगा राजस्थान। याद रखिएगा बड़े की बात करें तो राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ये कुछ पॉइंट जो है याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, झीलों का नगर किस शहर का भौगोलिक उपनाम है। जी हाँ, झीलों का नगर जो है किस शहर का भौगोलिक उपनाम है। सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिएगा। आने वाले समय में इसी प्रकार के आपको जो है प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं झीलों का नगर की, तो झीलों का नगर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है श्रीनगर को। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, श्रीनगर। अगर आपको ऑप्शन में श्रीनगर ना दे के उदयपुर दिया हो तो उसका राइट आंसर, तो अब आप लोग उदयपुर लगा सकते हैं। याद रखिएगा उदयपुर। अगर आपका श्रीनगर नहीं दिया गया है तो आप उदयपुर लगा सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट जो आपसे पूछ सकते हैं, यानी कुछ भौगोलिक उपनाम है जहाँ से आपके प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि ईश्वर का जो निवास स्थान किसे कहा जाता है, तो प्रयागराज को। याद रखिएगा ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज। भारत का प्रवेश द्वार, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न आपका। तो भारत का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है तो ये कहा जाता है मुंबई को। याद रखिएगा मुंबई को, जिसको आपको क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया। याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया उसे नाम से जाना जाता है, यानी गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये आपका कहाँ पर है, तो आपका मुंबई में। अगर बात कर लेते हैं बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी को। बंगाल का शोक की बात कर लें तो बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी को। तो यहाँ से ये काफ़ी बार प्रश्न आपके रिपीट हो चुके हैं। याद रखिएगा ये आपके रिपीटेड प्रश्न है, तो इनको आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था, यानी कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने आदि ग्रंथ जो था संकलित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु हर राय। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके राइट आंसर की, तो आदि ग्रंथ जो संकलित किया था ये किया था गुरु अर्जुन देव ने। याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। जी हाँ, आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये आपकी थी सरोजिनी नायडू। याद रखिएगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर बात करें कांग्रेस की तो सरोजिनी नायडू थी। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनकी कौन सी पुस्तक जो है इनकी लिखित हुई नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इनकी जो पुस्तक है ये द गोल्डन बर्ड इनके द्वारा लिखी नहीं गई। याद रखिएगा ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ग्रीम ब्रदर्स। याद रखिएगा ग्रीम ब्रदर्स के द्वारा ये पुस्तक आपकी लिखी गई है। ये पुस्तक जो आपकी है ग्रीम ब्रदर्स के द्वारा लिखी गई है। बाकी जो पुस्तकें हैं ये आपकी डी ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम। तो ये बाकी जो पुस्तकें आपकी हैं सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई हैं। जो आपकी द गोल्डन बर्ड है ये आपकी सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी नहीं गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस जो आपका कब मनाया जाता है, तो इसके राइट आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है। आपसे पूछ लेगा कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस की बात कर लेते हैं 1 दिसंबर। याद रखिएगा 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात कर लेते हैं विज्ञान दिवस, तो विज्ञान दिवस जो आपका मनाया जाता है तो ये 28 फरवरी। याद रखिएगा 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं।
भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्यों की संख्या थी? तो यहाँ आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा जो गठित की गई थी 1946 में, तो उसमें जो महिला सदस्य थी इनकी संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? 12, 13, 15 और 17। तो अगर राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो भारतीय संविधान सभा जब गठित की गई थी तो उसमें कुल 15 सदस्य जो थी महिला सदस्य थी। याद रखिएगा, महिला सदस्यों की जो संख्या थी आपकी 15 थी। तो आपसे पूछ लेगा कि स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपका थी कौन सी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, अस्थायी की अगर बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी आपके कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो है किससे संबंधित है? तो आपको बताना जो चरकुला नृत्य है किससे संबंधित है? जी हाँ, ये आपका संबंधित है ब्रजभूमि से। याद रखिएगा, चरकुला नृत्य का जो संबंध है ये ब्रजभूमि से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर, कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? जी हाँ, आपको बताना है प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है अर्थव्यवस्था का। कृषि, उद्योग, सहकारिता या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात कर लेते हैं तो कृषि जो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? जी हाँ, लौह और रक्त की नीति जो है किसने अपनाई थी? तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर। तो राइट आंसर की हम लोग बात कर लेंगे। जो लौह और रक्त की नीति अपनाई थी ये बलबन ने अपनाई थी। याद रखिएगा, बलबन ने अपनाई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान का 52वां जो संविधान संशोधन है किससे संबंधित है? जी हाँ, आपको बताना है कि संविधान का 52वां जो संविधान संशोधन है किससे संबंधित है। ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से या फिर अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। तो आपका 52वां जो संविधान संशोधन है ये दल बदल से संबंधित है। याद रखिएगा, दल बदल से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? जी हाँ, आपको बताना है कि टीपू सुल्तान जो था ये कहाँ का शासक था। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? हैदराबाद, मदुरई, मैसूर और विजयनगर। तो टीपू सुल्तान जो था ये मैसूर का शासक था। याद रखिएगा, मैसूर का शासक था और ये क्या था? हैदर अली का पुत्र था। याद रखिएगा, हैदर अली का पुत्र था आपका। टीपू सुल्तान जो था ये हैदर अली का पुत्र था। तो आपसे ये भी पूछ लेता है किसका पुत्र था? तो हैदर अली का ये पुत्र था और ये मैसूर का शासक था। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? यानी भारत में जो काजू का प्रथम परिचय लोगों को किसने कराया था? तो किन ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? डच या फिर ब्रिटिश ने, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगालियों ने। तो भारत में जो काजू का सर्वप्रथम परिचय कराया था तो ये कराया था पुर्तगालियों ने। याद रखिए, पुर्तगालियों ने। तम्बाकू का भी आविष्कार जो किया था इन्हीं लोगों ने ही। तम्बाकू का भी उत्पादन सबसे पहले किया था पुर्तगालियों ने ही। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो कि पिछली बार आपका पूछा भी जा चुका है यूपी पुलिस में, सूरदास के गुरु कौन थे? जी हाँ, सूरदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या फिर विट्ठलनाथ। तो अगर बात कर लेते हैं सूरदास के गुरु की तो ये थे आपके वल्लभाचार्य, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, वल्लभाचार्य। चलिए आगे देख लेते हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? जी हाँ, आपको बताना है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? फिरदौस शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी। तो राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। याद रखिएगा, 712 ईस्वी में सबसे पहला आक्रमण किया था आपका मोहम्मद बिन कासिम ने। और इसने क्या किया था? तो ये भी 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने। भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया था? तो महमूद गजनवी ने। याद रखिएगा, महमूद गजनवी ने।
चलिए आगे देख लेते हैं। हेमिस गोम्पा नामक जो मठ है आपका कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, हेमिस गोम्पा जो नामक मठ है, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। तो ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन क्या क्या है? गंगटोक, थिम्पू, बोधगया या फिर लद्दाख। तो राइट आंसर की हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर। जो हेमिस गोम्पा मठ ये आपका लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा। हेमिस गोम्पा जो मठ आपका स्थित है कहाँ पर? तो लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल था कालीबंगन। जी हाँ, कालीबंगन जो है किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगन जो आपका स्थित होगा ये कहाँ पर? राजस्थान में, याद रखिएगा। राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? तो आलमगीरपुर, याद रखिएगा। सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर, ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, आलमगीरपुर। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में। गुजरात में आपका लोथल, याद रखिएगा। लोथल जो है गुजरात में स्थित है, जहाँ पर सबसे बड़ा गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला था। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? जी हाँ, 2011 की जनसंख्या के अनुसार जहाँ पर ऋणात्मक यानी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई, यानी ऋणात्मक घटती हुई जनसंख्या प्रतीत हुई है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या घटी है? यानी यहाँ पर क्या हुआ? मंद जनसंख्या वृद्धि दर हुई, यानी घटती आपकी जनसंख्या घटी हुई है बाकी राज्यों की तुलना में। तो ऑप्शन क्या क्या है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या नागालैंड। तो इसके राइट आंसर की हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा नागालैंड, याद रखिएगा। बाकी जो राज्यों की जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जो आपका एकमात्र राज्य है नागालैंड, इसमें आपका जनसंख्या घटी हुई है, याद रखिएगा। तो काफ़ी बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।